नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, रीट परीक्षा 2021 के लिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बाल मनोविज्ञान के हैं, वो हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी जो आपका लेवल है रहेगा इस बार, उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर तैयार किया गया है। और इसमें दोस्तों अगर आपने 25+ % सही कर दिए तो दोस्तों आप मान के चल सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से चल रही है। और आप सभी को दोस्तों ऑल द बेस्ट आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है रीट एग्ज़ाम 2021 उसके लिए। तो चलिए आज का जो पहला सेशन है, आपकी जो पहला टेस्ट हमने बनाया है वह अपन यहाँ पे देख लेते हैं। 30% जो कि बाल विकास और मनोविज्ञान के हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। दोस्तों अगर आपने एक परिस्थिति में कोई ज्ञान ग्रहण कर रखा है और दूसरी परिस्थिति में आप उसको लागू करोगे तो वह आपके लिए किस तरह से उपयोगी होगा। सीखने की विधियों के रूप में होगा, सीखने में स्थानांतरण होगा, सीखने में पठार होगा, या सीखने में रुचि उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों आपने अगर कोई भी ज्ञान पूर्व में प्राप्त कर रखा है और आप उसको नए जो जगह काम में ले रहे हैं तो दोस्तों वह क्या होगा, आपका ज्ञान का स्थानांतरण होगा, यानी कि सीखने में स्थानांतरण होगा। पठार तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने पहले से सीख रखा है कोई चीज़ और दूसरी चीज़ अप्लाई कर रहे हो तो वो बाधा थोड़ी होगी, और ना ही वह रुचि का विषय होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपने कुछ और सीख रखा हो और उसको कुछ दूसरे काम में ले रहे हो तो वो रुचि वहाँ पे ज़रूरी थोड़ी है कि उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो दोस्तों यहाँ पे स्थानांतरण का जो रूल है वो फॉलो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों अनुभव द्वारा अगर आपका व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो उसको क्या कहेंगे, स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। तो दोस्तों अनुभव द्वारा अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन देखा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, सीखना, प्रेरणा, चिंतन या स्मृति। तो दोस्तों ये कहा जाएगा सीखना। यानी कि दोस्तों अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है, अधिगम होता है, उसको ही सीखना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों जो सांख्यिकी क्षेत्र है उसमें अगर कोई रेखा चित्र आप प्रयुक्त कर रहे हैं, उसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, स्तंभाकृति कहा जाएगा, आवर्ती बहुभुज कहा जाएगा, संचय आवर्ती या फिर रेखा आवर्ती। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सही आंसर होगा स्तंभाकृति। तो दोस्तों इसमें दे भी रखा है स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, तो स्तंभाकृति उसको कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर लगभग सभी विद्यार्थी सही देंगे कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होगा, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, उसका सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न है दोस्तों वो काफ़ी जो इसकी लैंग्वेज होती है वही डिफ़िकल्ट होती है। बाकी तो जो सब तैयारी कर रहे हैं वो उनकी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी होगी, लेकिन आप प्रश्न की जो लैंग्वेज है वह समझने की कोशिश करें। तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, विकास की बात कही जा रही है, तो बुद्धि का अधिकतम विकास दोस्तों किशोर अवस्था में होता है। कुछ लोग यहाँ पे शेष अवस्था दे रहे होंगे, क्योंकि बुद्धि का जो विकास होता है सबसे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा जो विकास की प्रक्रिया होती है वो शेष अवस्था में होती है, और सेम ये वापस रिपीट होकर किस में आती है, किशोर अवस्था में आती है। इसी तरह आपका ग्राफ यूँ बनता है, पहले यूँ गया बड़ा, फिर डाउन हो गया, फिर आपस में बढ़ा, ये शेषावस्था का पोजीशन हो गया, ये बाल्यावस्था में जिसमें धीमी पड़ जाती है, फिर आपका किशोरावस्था आ जाती है। तो बुद्धि का जो विकास है दोस्तों, चिंतन करने की जो योग्यताएं हैं वह किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। दोस्तों कोई भी जो आपका शिशु है, छोटा बच्चा है, उसकी अधिकतर जो व्यवहार प्रदर्शन करने की योग्यताएं होती है वह किस में होती है, मूल प्रवृत्तियों द्वारा करते हैं, नैतिकता के द्वारा, वास्तविकता के द्वारा या ध्यान के द्वारा। तो दोस्तों जो शिशु होता है, शैशव अवस्था होती है, उसमें नैतिकता बिल्कुल भी नहीं होती है, तो ये तो वैसे ही कट गया। वास्तविकता भी नहीं होती कि वो वास्तविक रूप से जैसे कि वो बोल नहीं पा रहा तो वो आपको भूख लग रही है तो बोल के थोड़ी बता सकता है, क्योंकि वो बोलना नहीं जानता। ठीक है, तो इस तरह से वास्तविक तौर पर भी वो नहीं बता पाएगा। अब मूल प्रवृत्ति और ध्यान में आपको बताना है। तो दोस्तों क्या होगा, मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही वह अपने व्यवहार को प्रकट करता है। जैसे कि दोस्तों मूल प्रवृत्तियों के जो सिद्धांत है वह सिग्मंड किसने दिया था दोस्तों, मैकडूगल ने दिया था, सॉरी। तो मैकडूगल ने दोस्तों 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों, आपकी जैसे नींद, ठीक है, नींद आना, भूख लगना, ठीक है, काम प्रवृत्ति, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, आपकी मूल प्रवृत्ति है जो कि आपको जन्मजात मिलती है। और जो वातावरण से मिलते हैं उनमें क्या होगी, पद प्रतिष्ठा वगैरह, ये आपके
वातावरण जन्य होगी, तो वो मूल परिवर्तक के द्वारा ही अपने जो संवेग है, अपनी जो व्यवहार है उसको प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो दोस्तों कोहलर ने जो सूझ का सिद्धांत दिया था वर्दीमायर कोहलर कोल्पा के द्वारा, जिसको आप अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, गेस्टाल्ट वाल भी कहते हैं, तो इन्होंने किस पे अपना जो आविष्कार किया था। तो दोस्तों कुत्ते पर किसने किया था, तो ये तो पावलाव ने किया था। बिल्ली पे दोस्तों थोर्नडाइक ने किया था। चूहों पे दोस्तों स्किनर ने किया था। तो कौन सा बच गया, एक ऑप्शन नंबर बी वर्मानुस, तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण में, अच्छे अंक प्राप्त करने में। दोस्तों कई बार अच्छे बुद्धि वाले, उच्च बुद्धि वाले बालक जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि इनमें से किसी और क्षेत्र में भी अच्छे उच्च जो अंक प्राप्त करना या उच्च योग्यताएं रखना उनमें हो। तो दोस्तों किस कंडीशन में ये लागू नहीं होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वह है सृजनशीलता। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई बुद्धि लब्धि, वैसे कि बहुत अच्छी बुद्धि लब्धि होती है कुछ विद्यार्थी जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे रुचि रखते हैं, लेकिन दोस्तों अगर वह सृजनशीलता मतलब क्रिएटिविटी में उनका जो माइंड है वह उस तरह से नहीं होगा। जैसे कि कोई विद्यार्थी है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसे चित्र बनाने के लिए बात कही जाए तो वह चित्र अच्छे से नहीं बना पा रहा है। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा कि वह सृजनशीलता में भी उतना अच्छा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। दोस्तों कोई भी जो आप आंतरिक ध्यान केंद्रित करते हैं उसकी दशा क्या मानी जाएगी, अवधि मानी जाएगी, नवीनता मानी जाएगी, रुचि या फिर आकार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका सही आंसर होगा रुचि। दोस्तों ध्यान केंद्रित करने की जो आंतरिक जो दशा है वह आपकी रुचि होगी। अगर आपकी रुचि किसी चीज़ में है तभी ही आप क्या करेंगे, उस चीज़ के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, अन्यथा आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। तो जो आपके अंदर से प्रकट होकर आएगी वो क्या होगी, आपकी रुचि या फिर आपकी आदत, जिसे अपन बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे से पढ़े, क्योंकि बहुत बार कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादातर जो नेगेटिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं के संबंध में, तो उनको नहीं पढ़ने की वजह से आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो नहीं की बात यहाँ पे कही गई है कि किस विधि के द्वारा उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका सही आंसर होगा दोस्तों तार्किक विधि। स्मृति को मापने के लिए तार्किक विधि का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि तार्किक दोस्तों जो तर्कणा है वह आपकी माइंड में इसको नापा नहीं जा सकता। आपकी बुद्धि को मापा जा सकता है, आपके प्रत्यार को, पहचान को, ठीक है, ये चीज़ें नापी जा सकती है, लेकिन तार्किकता को मापा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी और का विकास किसके द्वारा किया गया। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि 2 टाइप के आपके परीक्षण किए गए थे, एक तो था सीएटी और एक है आपका टीएटी। दोस्तों सीएटी है जो कि बच्चों के लिए किया गया था, और टीएटी है ये जो बड़े युवा थे उनके लिए किया गया था। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब आपको बताना है कि इसका जो विकास का प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था, साइमंड के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, मर्रे या बेलक के द्वारा। तो दोस्तों ये किया गया था मर्रे, या दोस्तों आपने पढ़ा होगा मुर्रे, ठीक है, तो ये मुर्रे भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है। विषय केंद्रित के रूप में, शिक्षा केंद्र के, क्रिया केंद्र या बाल केंद्रित। तो दोस्तों बाल केंद्रित के रूप में ही इसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत, वृद्धि और विकास, ये दोनों चीज़ों आपको देखनी है। विकास दोस्तों सतत रूप से चलता है और कंटिन्यू जब तक, यानी कि आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। जबकि वृद्धि क्या है दोस्तों, एक सीमा तक ही सीमित होती है, उसके बाद वृद्धि आपकी रुक जाती है। आपका शरीर का जो मात्रात्मक जो आपकी वृद्धि होती है उसको मात्रात्मक रूप में जाना जाता है, और विकास को दोस्तों मात्रात्मक प्लस गुणात्मक रूप में देखा जाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत संबंधित नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का या व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है दोस्तों, उसका सही आंसर होगा वर्गीकरण का सिद्धांत। दोस्तों ये सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, बाकी ये इसमें देखे गए हैं, ये सभी नियम इसमें फॉलो होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सिखाने के किस नियम पर आधारित है। दोस्तों अगर आप कक्षा में
पाठ प्रस्तावना सबसे पहले करवाते हैं। आपने करवाया भी होगा शिक्षण जब आपने किया था, तो उस समय सबसे पहले बच्चों को प्रस्तावना कौशल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये किस नियम पर आधारित है? ये प्रभाव के नियम पर आधारित है, सादृश्यता के, तत्परता के, या साहचर्य के नियम पे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा दोस्तों तत्परता का नियम। दोस्तों आप सबसे पहले जो छात्र हैं उनको क्या करेंगे, प्रस्तावना कौशल पूछेंगे, यानी कि उनको तत्पर कर रहे हैं अपन, उनको तैयार कर रहे हैं पढ़ने के लिए। इसीलिए दोस्तों प्रस्तावना कौशल है वो सबसे पहले पूछे जाते हैं, यानी कि बच्चों में तत्परता या फिर तैयारी का जो ये रूल है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिए गए थे? ये दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए नियम थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान कौन सा है? तो दोस्तों संप्रत्यय निर्माण में सबसे पहले आप इनमें से क्या करेंगे? सामान्यीकरण करेंगे, विभेद करेंगे, प्रत्यक्षीकरण करेंगे, या पृथक्करण करेंगे? तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, जब भी आप किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो संप्रत्यय करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका प्रत्यक्षीकरण करेंगे, यानी प्रत्यक्ष रूप से उसको अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे किस तरह से ये कार्य मेरे को करना है। उसके बाद दोस्तों पृथक्करण, विभेद, सामान्यीकरण ये बाद में की जाने वाली प्रक्रियाएँ हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों प्रेक्षणात्मक अधिगम किसके द्वारा दिया गया? टोलमैन, वेदुरा नहीं दोस्तों, ये वांडुरा है, थॉर्नडाइक, कोलर। तो दोस्तों प्रेक्षणात्मक जो अधिगम है, आपने सुना होगा अवलोकन अधिगम, अवधान अधिगम, तो दोस्तों ये सब किसके हैं? ये आपके वांडुरा के हैं। तो दोस्तों वांडुरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम दिया था, जिसमें कि उन्होंने एक बेबी डोल है उस पर परीक्षण किया गया था, और अलग अलग जो व्यक्ति अलग अलग बालकों पे अलग अलग तरह से उसका परीक्षण किया था। यानी कि अवधान के रूप में जो मार्केटिंग चलती है दोस्तों, वह इसी के रूप में चलती है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? तो प्रभाव का नियम दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक के द्वारा दोस्तों 3 तो आपके क्या थे, मुख्य नियम थे, और 5 आपके क्या थे, गौण नियम। मुख्य नियमों में दोस्तों कौन कौन से नियम थे आपके? पहला तो हो गया आपका तत्परता का नियम, फिर हो गया प्रभाव का नियम, फिर हो गया आपका अभ्यास का नियम। तो इस तरह से 3 भी नियम उन्होंने दिए थे। नेक्स्ट देखिए, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण है। दोस्तों अवधान के आंतरिक यानी अंदर से आप किसी चीज़ को अवधान कर रहे हैं, अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारित कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे सम्मिलित करनी होगी? रुचि, लक्ष्य, विवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु प्रवृत्ति, प्रकाश ध्वनि, या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, एक, यानी कि रुचि आपकी होनी चाहिए, लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए क्या करना है, उसके लिए दोस्तों आपके अंदर अभिवृद्धि होनी चाहिए, अभिवृत्ति होनी चाहिए कि उसके प्रति मैं किस तरह से उसको आगे फॉलो कर सकता हूँ। तो ये तीनों चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। दोस्तों बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा होगा? शेषावस्था से होगा, गर्भावस्था से होगा, बाल्यावस्था से होगा, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक? तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है दोस्तों वह गर्भकाल से लेके यानी कि इस किशोर अवस्था तक माना गया है। बाकी विकास की प्रक्रिया की बात करें तो यह गर्भकाल से लेके और सतत आजीवन चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा, आपको बताना है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग नहीं होने से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यह है आपका डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा कोलबर्ग जिनने नैतिकता के सिद्धांत दिए थे, इन्होंने 6 सिद्धांत, 3 अवस्थाएं को 6 सिद्धांत में के रूप में प्रकट किया था। अवस्थाएं 3 थी और नियम 6 दिए गए थे। ऐसे दोस्तों इरिक्सन ने दोस्तों आपके 8 नियम दिए थे। तो आपको बताना है कि जो कोलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था तो वह बाह्य कारकों द्वारा किस तरह से निर्धारित होता है, तो कौन सी अवस्था थी? यानी कि पूर्व पारंपरिक अवस्था, या इसको पारंपरिक अवस्था, पश्च पारंपरिक अवस्था, या इंग्लिश में बोले तो कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो दोस्तों नैतिकता की जो भावना है दोस्तों वह कब आती है व्यक्ति में? जब वह किशोर अवस्था में होता है। तो ये क्या होगी आपकी पश्च पश्चात पारंपरिक अवस्था, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल जो आपकी अवस्था थी उसमें दोस्तों नैतिकता के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन दोस्तों आप बता दें कि ये जो आंसर क्वेश्चन है उसका आंसर है तो सी टेट ने पूर्व पारंपरिक अवस्था माना है, ऑप्शन नंबर ए।
तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए। कमेंट आप ज़रूर करें इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। आपको बताना है कि ये क्रम सही क्रम कौन सा होगा इसमें सीरियलिटी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है। तो दोस्तों ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले अंडाणु का निर्माण होता है, फिर शुक्राणु वहाँ पे जाते हैं, फिर युग्मन बनता है, फिर क्या होता है ब्लास्टोरिस्ट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है ये गलत प्रश्न है। ठीक है, पहली बात तो बता दें कि गलत प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों युंग है। ठीक है, तो आपको बता दें कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी युंग के द्वारा दो ही व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो इसका आंसर युंग होगा। दोस्तों अगर आपने भी ये पढ़ रखा है कि उभयमुखी, आपने अगर लक्ष्य की बुक पढ़ी है तो वहाँ पे ये दे रखा है। ठीक है, तो आप इस तरह का गलती ना करें एग्ज़ाम में, ये प्रश्न गलत हो चुका है। यानी कि रीट ने दोस्तों अगर आपने उभयमुखी भी करके आए 3 बताएं तो रीट ने उस प्रश्न को गलत माना है। तो आप ध्यान रखें कि आपने पढ़ा होगा, अगर आपने शिक्षा बाल मनोविज्ञानी की जो 11वीं क्लास की बुक है, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो ही युंग के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है। नियम के, आगमन के, अंतर्दर्शन के या बहिर्दर्शन के। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, उसका सही आंसर होगा आगमन, क्योंकि इसमें स्पष्ट कर दिया है उदाहरण सबसे पहले। तो उदाहरण दोस्तों क्या होगा, आपका आगमन विधि का होगा। यानी कि आपका एक तो होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। तो इंडक्टिव में क्या होता है, आपका एग्जाम्पल विधि फॉलो होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने 3 अवस्थाएं बताई थी आपकी। एक तो इड बताई थी, ठीक है, एक आपकी इदम बताई थी और एक बताई थी परम अहम। यानी एक तो आपकी इदम हो गई, एक आपकी ईगो हो गई, एक आपकी सुपर ईगो हो गई। तो इसमें मूल्यों का आंतरिकीकरण, मूल्यों को अपन अंदर से आंतरिकीकरण करते हैं, किस तरह से करते हैं, कौन सी अवस्था में करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, यानी सुपर ईगो इसका आंसर होगा। डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा नियम उन्होंने दिया ही नहीं। दोस्तों इडम की बात करते हैं। इड में क्या होता है कि राक्षस प्रवृत्ति, यानी कि जो ओनली सुखाद यानी कि आनंद प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य वो इडम में आते हैं। जो वास्तविक कार्य होते हैं वह आपके ईगो में आते हैं। ठीक है, और परम अहम जो कि नैतिकता से ऊपर वाले कार्य होते हैं वो इसमें आते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, व्यवहारवादी किसने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो दोस्तों ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से आता होगा, ये वाटसन ने कहा था। और दोस्तों आपको बता दें कि व्यवहारवाद का जो जनक है वह भी क्या है, आपके वाटसन है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, व्यवहारवाद के जनक कौन है, वाटसन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है। उद्दीपक, तीव्रता की, उपादेयता की, विश्वसनीयता की या सक्रियता की। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है दोस्तों, उसका सही आंसर होगा उद्दीपन तीव्रता। यानी कि दोस्तों अगर आपके अंदर तीव्रता है, यानी उत्तेजना है, किसी चीज़ को सीखने की तत्परता है, तो क्या होगा, आप उसके प्रति आकर्षित होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, छात्र में रुचि उत्पन्न होने की कला है। यानी कि छात्र में आप रुचि किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षण के द्वारा, सहानुभूति के द्वारा, समदृष्टि के द्वारा या प्रेरणा के द्वारा। तो दोस्तों आपने समझ चुके होंगे, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा या अभिप्रेरणा, जिसे बोलते हैं अपन मोटिवेशन। तो दोस्तों अगर छात्रों में अपन मोटिवेशन करेंगे, उनको प्रेरणा देंगे, अभिप्रेरित करेंगे, तो उनमें क्या होगा, रुचि उत्पन्न होगी किसी भी कार्य को करने की। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, फ्राइड के अनुसार इनमें से आपको बताना है कि ग्रहण किए या सीखे तथ्यों को धारण करने, पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं, या मिस्मरण का अर्थ किसी समय प्रयत्न करने पर किसी पूर्व अनुमान का स्मरण करने से पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता है, या विस्मरण ओबिलेशन वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुख अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों 3 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी बताई थी दोस्तों, एक तो बताई थी आपकी चेतन मन, एक बताई थी अचेतन मन और एक बताई थी अर्धचेतन मन। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या देख रखा है कि जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाए। यानी कि दोस्तों जो अचेतन मन की चीज़ें हैं उनको चेतन मन में लाकर उनको हटा दिया जाता है। इसी के आधार पर सिगमंड फ्राइड ने अपना सिद्धांत दिया था। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आने वाले जो आपका रीट एग्ज़ाम उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करें ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 वाला क्वेश्चन है SOR यानी SO और R ये जो तो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वाटसन के, कोफा, कोहलर और गेस्टाल्टवादी। तो दोस्तों 29वां जो क्वेश्चन है वह वाटसन के द्वारा दिया गया था। ये तीनों तो एक ही सिद्धांत से जुड़े हुए थे, इस तरह से आप इनको अलग कर सकते हैं और ये अलग जा रहा है। लास्ट पर्सन देखिए आज के वीडियो का दोस्तों, वह मापनी जिसके अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ शून्य परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। तो दोस्तों क्या बता रहा है? अंतराल मापनी के अंतर्गत आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा अनुपात मापनी। ठीक है, यहाँ पे आप अंतराल मापनी से अंतराल पे नहीं जाना। ये समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो तो वो अनुपात होगी। दोस्तों किसी भी चीज़ को अपन अनुपात में डिनोट करेंगे तो वो परम शून्य भी होनी चाहिए, यानी कि उसका रूल क्या होना, शून्य के साथ फॉलो होना चाहिए। इस तरह से इस बात कही गई है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और भी वीडियो लाएंगे, तो कमेंट करें जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट है, जो भी आपकी सही था नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।